नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार ओबीसी एससी समाज में फैले हुए अंधविश्वास और पाखंड को समाप्त करने की बात करता है और उसे ख़त्म करने के लिए पौराणिक कथाओं को लेकर आता है। लेकिन कभी कभी एक ऐसे दिन भी आते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह दिन आज है। आज हमारे लिए यह दिन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज सामंतवाद मर्दनी वीरांगना फूलन जी का शहादत दिवस है। और सर्वप्रथम मैं आज उन्हें कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसी के साथ ही आगे तत्पश्चात मैं आज उनकी जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा, उनकी जीवनी के बारे में बताऊंगा कि कैसे वह सामंतवाद या सामंती मर्दनी कैसे बनी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पहले चंद शब्द उनके लिए, कैसे वो इस मार्ग पर अग्रसित हुई, कैसे उनके अंदर ये भाव आए, इसके बारे में चंद लाइनें किसी कवि ने लिखी हैं। तो मैं कवि को तो नहीं जानता, लेकिन वो लाइनें जो हैं वो हिला देती हैं, झकझोर देती हैं आज की वर्तमान परिस्थितियों को भी देखकर। तो चंद लाइनें क्या हैं मैं पहले आपको पेश करता हूँ। मैं पत्थर की देवी नहीं जिनमें जीवन की सुगबुगाहट न हो। मैं प्रशासिका भी नहीं जिनके आदेशों का पालन होगा। मैं महलों की रानी भी नहीं, जौहर ले लूंगी। मैं विख्यात महिला भी नहीं जिसके लिए कोई आवाज उठाएगा। गरीबी और जातीय प्रताड़ना से प्रताड़ित शोषित भारतीय अबला नारी हूं। मैं अपनी आवाज खुद बनूंगी। मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरी आबरू से खिलवाड़ करने वाले सामंती बाहुबलियों को धूल चटाकर बीच चौराहे पर अपने अपमान का पाई का हिसाब न ले लूं, तब तक मेरे सीने की धधकती प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी नहीं होगी। क्योंकि मैं केवल वीरांगना फूलन हूं। तो ये पंक्तियां जो होती हैं ये उनके पूरे जीवन शैली, कैसे उनके साथ आतंकी सामंतियों ने दुर्व्यवहार किया, दुष्कर्म किया, उसके बारे में ये पूरी की पूरी कविता बता देती है। लेकिन सर्वप्रथम मैं ऐसी वीरांगना पूर्व सांसद, विश्व स्तरीय विद्रोहिणी तेवर वाली, टाइम मैगजीन की हस्ती, सामंतवाद सामंती संहारणी, दस्य सुंदरी वीरांगना फूलन देवी जी को उनकी शहादत दिवस पर कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आइए साथियों, आज शुरू करते हैं हम हमारी इन सामंतवाद मर्दनी जी की जीवन के बारे में। इनका जन्म, यानी हमारी वीरांगना फूलन जी का जन्म जो है वो 10 अगस्त 1963 को ग्राम गोरहा, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश में हुआ। और उन्होंने, जो इनके पिताजी थे उनका नाम था देवी दीन, और इनके पिताजी ने इनका जो लालन पालन था बड़े प्यार से किया और बड़े खुशी होके इनका नाम रखा फूलन, यानी फूल के जैसी फूलन। यानी कि इनके माता पिता इनको कितने मानते रहे होंगे, लेकिन यह बचपन से ही ऐसे ही स्वभाव की थी कि यह किसी से, जैसे कोई गलत कर रहा है या कोई गलत बात कह रहा है तो उसके लिए ये भिड़ जाया करती थी। ये बचपन से इनकी जो प्रकृति थी वो शांत नहीं थी। यह ऐसे विचारधारा की थी कि किसी के लिए लड़ाई लड़ना और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ना इनका बचपन का स्वभाव था। इनके पिता
इनके पिता जो थे वह बड़े विचार में रहा करते थे कि मेरी बेटी ऐसी है तो आगे इसका जीवन कैसे होगा। लेकिन इनके पिता की मृत्यु हो पर इनके परिवार में बहुत सारी विपत्तियां आईं। लेकिन हम बात करते हैं जब फूलन जी को ये ऐसी घटना हुई कि फूलन जी को इनके जो पिताजी की मृत्यु हो गई तो इनके पिताजी के जो हिस्से की संपत्ति थी वह इनके पारिवारिक, जिन्हें मायादीन नाम था, इनके पिताजी के भाई थे, उन्होंने इनके पिताजी के जो हिस्से की संपत्ति थी वह हड़प ली धोखे से और कह दिया कि ये मेरा है, ये मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। तब फूलन जी ने अपनी उस जमीन के लिए, अपने उस हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए, सोचिए, अपने चाचा से भिड़ गई और यहां तक नौबत आ गई कि हाथापाई भी हो गई। और इस बीच जब मामला नहीं सुलझा तो वह जाकर खेत के बीचों बीच में जाकर बैठ गई कि धरने पर कि जब तक मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक मैं धरने से नहीं उठूंगी। तो यह सब देखकर इनके परिवार वाले भी उनको गुस्सा हुए, बहुत सारे नाराज हुए, इन सब चीजों को भी इन्हें सहना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी और वह हिस्सा लेकर ही मानी। ऐसी थी वीरांगना फूलन जी। तो साथियों, महज 11 वर्ष की उम्र में ही इनके पिताजी ने शादी कर दी, यानी शादी तय कर दी थी। और जिससे इन्होंने शादी तय की थी वह अधेड़ व्यक्ति था, उसकी उम्र मतलब काफी ज्यादा थी फूलन की अपेक्षा। तो जो फूलन जी हैं उन्हें अपने यह विवाह स्वीकार नहीं था, वह इसके लिए विरोध करती थी, वह इसके लिए बार बार कहती थी अपने पिता से कि ऐसा ना करिए, ऐसा गलत होगा। तो लेकिन अब आगे चलकर देखा कि जब परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं तो उसे ये अपनी नीयत समझ के कि यानी मेरे साथ यही होना है, हार मानकर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वही उनके ससुराल है, वही उनका परिवार है। लेकिन सही मायने में तो फूलन के पिताजी ने फूलन जी को आग में तपने के लिए छोड़ दिया। यह थी इनके पिता की जिम्मेदारी इनके प्रति। तो साथियों, इनका जीवन कैसे कष्टमय और दुख भरा रहा वह आप सभी आगे की स्टोरी में जैसे ही सुनते जाएंगे वैसे ही वो दर्दनाक कहानी आपको लगेगी। अगर यदि आप ये सोच लेंगे कि ये कहानी आपके साथ या आपके किसी बहन बेटी के साथ हुई होती तो आप क्या करते। साथियों, पारिवारिक दबाव में वह यानी फूलन जी अपने ससुराल चली जाती हैं, लेकिन ससुराल वालों का जो व्यवहार था वह अच्छा नहीं था उनके प्रति और उन्हें अनेकों प्रताड़नाओं को सहन करना पड़ता था। और पति भी जो उनके थे वह उन्हें बिल्कुल मानते जानते नहीं थे। इसकी वजह से वह परेशान होकर वह अपने ससुराल से वापस मायके भाग आईं। और जब वो मायके भाग आईं तो उनके जीवन में देखिए कैसे उथल पुथल चलती है। मासूम फूलन जी को दुश्मन कहीं बाहर नहीं ढूंढने थे, दुश्मन उनके परिवार में बैठे थे। उनके परिवार वाले थे, उनके घर वाले थे, वह बहुत ही, उनके जो चाचा थे वह बहुत ही शातिर व्यक्ति थे और उन्होंने अपने शातिरपन में यहां तक हद कर दी कि फूलन जी को झूठे मामले में आरोपित कर उन्हें जेल भिजवा दिया। अब जब उन्हें जेल भिजवा दिया तो वहां पर भी, जेल में भी उन्हें अनेकों प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। और जब वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से जेल से निकलने में सफल हुई तो फूलन जी ने सोचा कि शायद अब मेरे जीवन में बदलाव आएगा, स्थिरता आ जाएगी। लेकिन तब भी उनके जीवन में स्थिरता नहीं आई और उथल पुथल ने साथ नहीं छोड़ा। और उनके पिताजी ने पुनः दबाव डालकर उन्हें फिर से
ससुराल भेज दिया। और जब उन्हें ससुराल भेज दिया तो वह ससुराल में जाने के बाद वहां भी पुनः वही स्थिति जो पहले आई थी वही स्थिति यहां फिर आ गई। यानी परिवार वाले उन्हें बार बार प्रताड़ित करते, परेशान करते। ऐसा उनके जीवन में चलता जा रहा था लगातार, जिससे वे परेशान होकर पुनः अपनी ससुराल छोड़कर फिर वह अपने मायके का रुख करती हैं। लेकिन उसी दौरान उनके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। महज 20 साल की उम्र में कुछ दरिंदे इन्हें अगवा कर ले जाते हैं और इनके साथ दुष्कर्म का कार्य कर देते हैं, जिससे बस यही घटना थी जो फूलन जी के जीवन में ऐसा बदलाव लेके आई, ऐसा परिवर्तन लेके आई कि उनका आम जनमानस से, आम लोगों से जो व्यवहार था वह बदल गया और उनके अंदर बदले की भावना धतकने लगी कि कैसे अपना जीवन वो बिताएं कि ऐसे लोगों से जो भी मिलता, जैसे भी मिलता, उनको अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास करता। लेकिन फूलन जी को यह स्वीकार नहीं था और उन्होंने अपने जीवन का रुख ही बदल दिया और उन्होंने यह तय कर लिया कि वह अब बीहड़ का रुख करेंगी। तो इसी दौरान उनकी मुलाकात अपने एक रिश्तेदार से होती है जो एक डाकुओं के गिरोह में काम करते थे। तो वह इनको ले जाकर अपनी गिरोह में शामिल कर लेते हैं। बस यहीं से शुरू होता है फूलन जी के जीवन में बीहड़ का दौर। और उस बीहड़ का दौर इन्हें कैसे इनके जीवन में, जैसे यहां पारिवारिक जीवन में भी इनके जीवन में उथल पुथल थी, वैसी ही उथल पुथल इन्हें बीहड़ में भी देखने को मिली। ऐसा नहीं कि पारिवारिक जीवन छोड़ के वहां शांति थी, नहीं, वहां भी फूलन के जीवन में शांति नहीं थी। वहां भी हवस के पुजारी और वहां भी मैं सरगना बनूंगा या अपने वर्चस्व की जंग जो चल रही थी वहां भी जारी थी। उसी वर्चस्व की जंग में फूलन जी भी पिसती जा रही थी। और जब उन्होंने वहां पे गैंग में जब शामिल हो गई तो सबसे पहले उन्होंने जो पहला बदला था वह पहला बदला कैसे लिया अपने जीवन का, वह आप वृतांत बड़े ध्यान से सुनिए। जब वो शामिल हुई तो वहां से वो सबसे पहले अपने साथियों को लेकर अपनी ससुराल यानी अपने पति के गांव पहुंच जाती हैं और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर कर अपने जो पति थे उनके चाकू मार देती हैं। और चाकू मारने के बाद पूरे गांव वालों को ये हिदायत देती हैं और घोषणा करती हैं कि यदि अब किसी अधेड़ ने अपनी कम उम्र की बच्ची से शादी किया तो उचित ना होगा, अच्छा ना होगा। ऐसा एक सामाजिक संदेश उन्होंने दिया कि यानी जो दुर्घटना मेरे साथ हुई है, आज विषम परिस्थितियों में जीवन जीना पड़ रहा है, ऐसा किसी और लड़की को जीना ना पड़े, ऐसा उन्होंने संदेश दिया। यह था एक विषम परिस्थितियों में जीवन जीने वाली वीरांगना फूलन जी का जीवन चरित्र, जिसे हम यूं कहेंगे कि इस सामंतवादी मर्दिनी ने समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया कि बेमेल विवाह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब यहीं से शुरू होती है इनके हथियार उठाने की ये घटना। लेकिन ये हथियार उठाने की घटना, ये परिस्थितियां भी उनके अनुकूल नहीं थी। हथियार उठाने के बाद भी गिरोह में विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसी विकट परिस्थितियों को सामना करने में जो सरदार का, जो गिरोह का सरदार था बाबू गुजर, वह बुरी नीयत रखता था फूलन जी पर। और इसी बुरी नीयत के कारण वह लगातार अपने गिरोह के लोगों में उनकी नज़र में गिरता जा रहा था।
तो इस कहानी में बड़ा ही पेचीदा मोड़ है कि यानी यहाँ जो परिस्थितियां गुजरी हैं फूलन जी के साथ, वही स्थितियां उन गिरोह के लोगों के बीच में हो रही थी। लेकिन बाबू गुज्जर अपनी उस हवस में अंधा हो गया था और उसने एक नहीं कई बार प्रयास किया कि वह फूलन जी से संबंध बनाए, दबाव बनाकर दुष्कर्म करे। लेकिन गिरोह के एक दूसरे दर्जे के जो गिरोह के सरगना थे, विक्रम बाबू, वह इसका लगातार विरोध करते थे। अंततः वो बाबू गुज्जर के इस व्यवहार से परेशान होकर विक्रम जी ने बाबू गुज्जर को गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी और दूसरे दिन सुबह स्वयं गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। और इसी बीच इनके गिरोह के दो लोग जो जेल में थे, श्री राम और लाला राम, जो जेल में थे, किसी तरह वो जेल से फरार होने में सफल हो जाते हैं। जब वो जेल से भाग के निकलते हैं तो वो वापस उसी गैंग में पहुंच जाते हैं। उस गैंग में पहुंचने के बाद उसी गैंग का वो हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ये दोनों सामंती विचारधारा के व्यक्ति गिरोह में आपसी वैमनस्यता फूट डालकर गिरोह को टुकड़ों टुकड़े कर देते हैं और गिरोह छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी दौरान मौका पाकर वह विक्रम बाबू को गोली मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं और फूलन जी को बंदी बनाकर बेहमई गांव लेकर चले जाते हैं। जब वो बेहमई गांव लेके जाते हैं तो वहां उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहां बंद करके उनके साथ उन्हें भूखा रखा जाता है और उनके साथ वही सामंतवादी दरिंदे जो जाति से ठाकुर थे, उन्होंने उनके साथ लगातार बारी बारी से उनके शरीर को नोचा और उनके साथ दुष्कर्म किया। तो साथियों, ये जो कहानी है ये बहुत ही मर्मांतक है। इस कहानी में हृदय द्रवित हो जाता है और उद्वेलित हो जाता है। लेकिन यहां घटना किसके साथ हो रही थी? किसी कमजोर अबला के साथ नहीं। यह अबला तो थी लेकिन हृदय से, हौसले से बुलंद थी और ये लगातार अत्याचार सहती जा रही थी और इस अत्याचार में उनके हृदय में वह आग भी, प्रतिशोध की ज्वाला भी धधकती लगातार जा रही थी। तो इनके साथियों को पता लगता है और वह आकर किसी तरह यहां से छुड़ा लेते हैं और छुड़ा के ले जाते हैं। तो पुनः अपने साथी मान सिंह के द्वारा पुनः गिरोह का गठन करती हैं और अपने प्रतिशोध की आग के लिए पुनः पूरी तैयारी के साथ बेहमई गांव ये पहुंच जाती हैं। वह दिन 14 फरवरी 1981 का वो दिन था जब इन्होंने वहां पर अपने प्रतिशोध की पूरी ज्वाला को अंजाम दिया और उस प्रतिशोध की ज्वाला से 21 जातिवादी सामंतियों का अंत हुआ। और वो कैसे हुआ, आप ध्यान से सुनिए। जब ये गांव पहुंचती हैं तो गांव को पहले चारों तरफ से घेर लेती हैं और वहां पे एक शादी का माहौल होता है, यानी शादी, एक बारात आई होती है। तो यह तुरंत आदेश करती हैं सबके नाम कि ये 21 लोग आकर सामने खड़े हो जाएं और उन सभी को 21 को सामने खड़ा करके उनको सरेआम उनके किए की सजा वहीं ऑन द स्पॉट देती हैं। ऐसी थी हमारी वीरांगना सामंतवाद मर्दनी फूलन देवी जी। तो साथियों, ये था इनके जीवन का बहुत ही बड़ा हिस्सा कि इन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला किस तरह लिया, सामंतवाद का मुंह किस तरह मोड़ा, यह एक नारी ने कर दिखाया। लेकिन आज हमारा समाज अनेकों प्रताड़नाएं सह रहा है। आज हम फूलन देवी जी से भी शिक्षा नहीं ले सकते। हमको वो 1 बार मारेगा, 2 बार मारेगा, 3 बार मारेगा, लेकिन बार बार नहीं मार पाएगा। हमारी भी बारी आएगी मारने की। ऐसे ही जैसे ये 21
मारे गए और बदला पूरा हुआ, वैसे ही हमारे अंदर अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए कुव्वत और शक्ति और समर्थ होना चाहिए। तो साथियों, ऐसी वीरांगना फूलन जी को मैं पुनः एक बार नमन करूंगा और बताऊंगा कि इसके आगे का भी जीवन इनका आसान नहीं था। लेकिन 1993 में जब माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बनते हैं तो वह विचार करते हैं कि फूलन जी पर लगे हुए, क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर कर जेल का जीवन स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उनका बदला पूरा हो गया था, तो मुलायम सिंह जी ने यह निर्णय लिया कि मैं फूलन जी पे हुए अत्याचारों के एवज में, उनके साथ हुए शोषण के एवज में उनके ऊपर से मुकदमा वापस ले लूं। तो 1994 में माननीय मुलायम सिंह जी ने वीरांगना फूलन जी पर जितने भी मुकदमे लगे थे उन सभी मुकदमों को वापस ले लिया और उन्हें जेल के जीवन से मुक्त कर दिया। और साथियों, इसी के साथ मुलायम सिंह जी ने वो भी सम्मान दिया जो सम्मान की वो वास्तव में हकदार थी उनके, क्योंकि वो जब अपने बदले की भावना जिसके अंदर हो और वो बदला ऐसा ले कि जो सामाजिक अत्याचार हो, तो ऐसे लोग जो सामाजिक अत्याचारों के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं तो वो समाज की भी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसी गुण को देखते हुए माननीय मुलायम सिंह जी ने फूलन जी को चुनाव के मैदान में लोकसभा के उतार दिया और 1996 में वह लोकसभा की प्रतिनिधि बन जाती हैं, यानी सांसद बन जाती हैं। तो ऐसा था फूलन जी का जीवन। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जो जंगल का जीवन उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो इसी में यह घटना है 25 जुलाई 2001 की, जब शेर सिंह राणा नामक एक व्यक्ति धोखे से उनकी हत्या कर देता है। लेकिन यह हत्या भी उनके लिए हत्या नहीं थी, यह शहादत दिवस था, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया था, जो वीरता दिखाई थी, उन 21 दरिंदों के खिलाफ, उन 21 दरिंदों को समाप्त करने की वह तारीफे काबिल है, प्रशंसनीय है और पुरस्कृत किए जाने लायक है, सम्मानित किए जाने लायक है। तो साथियों, हमारे जीवन में हमारे इन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी देवी आपने पौराणिक घटनाओं में भी नहीं सुनी होगी, जिस देवी ने ऐसे दरिंदों को सबक सिखाया अत्याचार के लिए, उन पर जो हुए अत्याचार हुए। यहां पर देवियों ने बेवजह, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने राक्षसों को मारा, बेवजह मारा। लेकिन यहां पर हमारे समाज की देवी ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए ऐसे 21 राक्षसों को मारा, जो समाज के लिए एक संदेश है, एक अनुकरणीय अत्याचार जिसके साथ हो उसके लिए एक ये बहुत बड़ा संदेश है और यह जीवन में धारण योग्य है। तो साथियों, आज हमारे समाज में जो विषम परिस्थितियां चल रही हैं, आप मणिपुर की घटना को देखिए, फूलन जी के साथ जो घटनाएं घटी वही मणिपुर की महिलाओं के साथ भी घटित हो रही हैं। तो उसी के ऊपर मैं 2 लाइन है सुना के वीडियो को समाप्त करूंगा। वो 2 लाइन क्या है? वह है, मैं पत्थर की होती तो दुर्गा समझ चुनरी चढ़ा जाते, मैं पत्थर की होती लक्ष्मी समझ मुझे साड़ी पहना जाते, लेकिन मैं तो हाड़ मांस से बनी हूं, पुरुष के उपभोग की वस्तु हूं। जो वस्त्र पहने हैं उसे भी बार बार उतार जाते हैं, पत्थर पूजने वाले जिंदा स्त्री के कपड़े उतार जाते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो
हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे समाज की वीरांगना, सामंतवाद मर्दिनी वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस है। तो आप सभी को उनकी जीवनी कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, और ऐसे ही आपको समय समय पर जागो पंच अपने महापुरुषों की जीवनी से परिचय कराता रहेगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।